अतुल सुभाष, ये नाम तो आप सबने सुना ही होगा। जस्टिस इज ड्यू, ये भी सुना होगा। तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक अरोरा और मैं आपकी फैकल्टी हूँ सी सेट के लिए। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे जो ये मेरी जो सीरीज़ चल रही है, उसमें आज हम अतुल सुभाष से जुड़ा एक मुद्दा भी डिस्कस करेंगे। और जो मैसेज बेस्ड पैसेजेस है, उसमें ये आपको ये कुछ इमेज भी स्क्रीन पे दिख रही होगी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, और उसका अतुल सुभाष जी के साथ क्या कनेक्शन है हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरी जो ये सीरीज चल रही है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, यूपीएससी सी सेट की, उसमें जो मेरा जो पहला वीडियो था यो यूनिवर्सल रूल्स वाला था। दूसरा वीडियो टेल वर्ड्स वाला था, जिसमें एक एक टेल वर्ड्स अजम्पशन, इन्फ्रेंस, इम्प्लीकेशन, मैसेज, क्रक्स, कोरोलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब मैंने डिस्कस किया है। और उसके बाद में हर एक, जैसे अजम्पशन है तो अजम्पशन से जुड़े पैसेज, इन्फ्रेंस से जुड़े पैसेज, इम्प्लीकेशन से जुड़े पैसेज, एक्सेट्रा, ये सीरीज में अब हम मैसेज से जुड़े पैसेज पर आ चुके हैं। तो अतुल सुभाष जी का जो एक डेथ नोट जो जारी हुआ, और आपने देखा होगा कि जो उनके जो वीडियो भी एक घंटे के ऊपर का कुछ है, आपने वो उसके बारे में एटलीस्ट टुकड़ों में तो जाना ही होगा। तो आज जो है, मैं जब टेल वर्ड्स मेरा डिस्कस कर रहा था, तो उस टेल वर्ड्स को डिस्कस करते टाइम पर मैंने मैसेज बेस्ड पैसेजेस में एक कहानी सुनाई थी, और वो ये वाली कहानी थी। अब ये वाली जो कहानी थी, और उसमें जो आज जो पैसेज हम डिस्कस करेंगे, जो मेन मेन पैसेज जो मुझे लगते हैं, ऐसे तो मैं कई सारे पैसेज एटलीस्ट क्लास में करवाता आया हूँ, लेकिन जो मुझे मेन मेन पैसेज लगते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगा। लेकिन अतुल सुभाष जी वाला इसमें एंगल क्या है, चलिए वो हम जानते हैं। उससे पहले एक कहानी समझेंगे, और उस कहानी के माध्यम से पहले हम जानेंगे कि उस कहानी में अजम्पशन क्या था, उस कहानी से इन्फ्रेंस क्या निकला, उस कहानी में मैसेज क्या था, और उस कहानी में जो अल्टीमेटली करोलरी क्या निकलती है, और उसका अतुल सुभाष जी से क्या कनेक्शन है, वो भी हम जानेंगे। देखिए, आपने अगर ये इमेज देख रहे हैं, तो या क्या आपको ये यहाँ पर नेवला दिखाई दे रहा है और एक लेडी दिखाई दे रही है। हमारी जो संस्कृत के किताब में एक पाठ हुआ करता था, अविचारी कार्य माँ कुरु। अब ये जो है, इसको आप सुन करके आप क्या समझते हैं, अविचारी कार्य माँ कुरु। अविचारी सुन के इतना आपको आइडिया आ रहा होगा कि बिना विचारे, अर्थात विचार किए बिना, और कार्य बिना विचार किए हमें कोई कार्य माँ करूँ अर्थात नहीं करना चाहिए। क्लास में जब मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, तो वो एटलीस्ट शब्दों के आधार पर इतना तो समझ जाते हैं कि बिना विचारे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमारे जो संस्कृत में जो पाठ था, इसके आधार पे मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोई संस्कृत का विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो बताना चाहता हूँ वो ये है। पाठ कुछ इस तरह से था कि इस कहानी के कई सारे वर्जन हमें देखने को मिलते हैं। मैंने पिछले टेल वर्ड्स डिस्कस करते समय जो थोड़ा अलग वर्जन डिस्कस किया था, बट एक्चुअली जो कहानी जो भी मैं रिफर कर रहा था, वो ये है कि एक लेडी है, उसने एक नेवला पाला होता है। वो नेवला शायद शादी के पहले से उसके पास होता है, या शादी के बाद भी उसके साथ होता है। हम इतना कह सकते हैं, वो नेवला शादी के बाद भी उस लेडी के साथ होता है। अब होता क्या है, एक दिन वो नेवले नेवले के भरोसे अपने बच्चे को छोड़ करके लेडी किसी काम से बाहर जाती है, शायद जल भरने के लिए जाती है या जल लेने के लिए जाती है। तो जैसे ही वो जब बाहर से लौटती है, तो वो देखती है तो जो नेवला है उसके मुंह से खून टपक रहा है, और उसके कदम जो है वो कमरे से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और जो कमरा होता है, उसमें जाए बिना अचानक से लेडी को ऐसा लगता है कि उस नेवले ने तो मेरे बच्चे को मार दिया। और लेडी क्या करती है कि जो अपना घड़ा होता है, एकदम से खींच करके नेवले के सिर पर दे मारती है। उसके बाद एकदम से वो भागते हुए अंदर अपने कमरे में जाती है, तो जहां देखती है कि जो हॉल होता है वहां पर एक सांप मरा पड़ा होता है, और जो झूला होता है उसमें से बच्चे की किलकारी की आवाज आ रही होती है। अब ये जो कहानी आपने पढ़ी होगी, तो आपको इतना तो पता होगा कि उस लेडी ने कुछ अन्याय तो किया, जस्टिस जो था वो नहीं हुआ। ठीक है, इस कहानी का अतुल सुभाष जी से क्या कनेक्शन है, या हो सकता है उस पर हम आएंगे। बट पहली बात यह है कि उसने ये मान लिया, उस लेडी ने, कि भाई, कि नेवले ने ही मेरे बच्चे को मार डाला। जब वो अंदर गई, अंदर जाके देखा सांप मरा पड़ा है, बच्चा सुरक्षित है, तब अचानक से उसको कुछ आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है, यही ना, कि भाई मेरे जो बच्चा है उसको तो नेवला बचा रहा था। किससे बचा रहा था, सांप से या नाग से, जो भी वो था उससे। ठीक है, अब एक्चुअली
इसमें अजम्पशन क्या है, इन्फरेंस क्या है, मैसेज क्या है और करोलरी क्या है, हम वो जानेंगे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मैसेज बेस्ड पैसेजेस। पहले तो हम जानेंगे कि अजम्पशन क्या है। देखिए, वो लेडी जो थी बाहर से आई, एकदम से उसने नेवले के मुंह से खून टपकते हुए देखा, तो उसने ये अज्यूम कर लिया कि भाई नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला। वहां बच्चा और नेवला ही तो था। उसने एकदम से बोला कि नेवले में तो एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते ही हैं, तो जरूर उस नेवले ने ही मेरे बच्चे को मारा, यही ना, यही मान लिया उसने। और जैसे ही वो अंदर गई, उसने क्या देखा। अब मैंने आपको क्लास में डिस्कस करते समय टेल वर्ड्स में अच्छे से समझाया था कि अजम्पशन में कुछ भी बातें ओपनली देके नहीं रखी होती है आपके पैसेज में, लेकिन आप पैसेज को पढ़ते टाइम ये आइडिया लगाते कि ऑथर का बिलीफ सिस्टम, ऑथर का अजम्पशन क्या रहे होंगे, आप इसका अंदाजा लगाते हैं। ठीक है। और इन्फ्रेंस में भी पैसेज में ओपनली बातें देके नहीं रखी होती, लेकिन इन्फ्रेंस में आप अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई करते हैं। कुछ एक ऐसा एविडेंस, कुछ एक ऐसा फैक्ट मौजूद होता है जिससे आप ये इन्फर कर पाते हैं। इन्फ्रेंस कभी भी हवा हवाई नहीं होता, आप ये इन्फर कर पाते हैं अच्छा एक्चुअली यहाँ पर ये हुआ। बिलीफ सिस्टम आपके जो होते हैं वो आपके अनुभवों से बनकर आए होते हैं, लेकिन यहाँ पे अनुभवजन्य नहीं, यहाँ साक्ष्यजन्य, एविडेंस बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर चीजें होती हैं। यहाँ कुछ भी अज्यूम नहीं किया जाता। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे ही वो लेडी अंदर गई, अब इन्फ्रेंस क्या है हम वो समझेंगे। अजम्पशन क्या था, उसने ये अज्यूम कर लिया कि नेवले ने मेरे बच्चे को मारा। जैसे ही वो अंदर गई, उसने क्या देखा, उसने देखा कि सांप मरा पड़ा है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या सांप कुछ बोल सकता है? नहीं, वो मरा पड़ा है। अगर वो जिंदा होता तो भी वो नहीं बोल पाता। सांप मरा पड़ा है। ठीक है। और जो बच्चा है जिंदा है, ना बच्चा भी बोल सकता है, ना सांप बोल सकता है, ना नेवला बोल सकता था, और दूसरा कोई भी नहीं था जो बताता एक्चुअली यहाँ क्या हुआ है। लेकिन उस लेडी ने अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई किया और ये इन्फर किया। क्या इन्फर किया? कि नेवले ने मेरे बच्चे को नहीं मारा, नेवला तो मेरे बच्चे को बचा रहा था। वो जो सांप है ना, वो मेरे बच्चे को मारने की कर रहा था या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था। तो उसने अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई किया और ये इन्फर किया कि नेवला बच्चे को बचा रहा था, नेवला निर्दोष था, नेवला के साथ इनजस्टिस हुआ। ठीक है। अब आगे आते हैं, इसमें मैसेज क्या था? मैसेज ये था, अविचारी कार्य मा कुरु। बिना विचारे कार्य हमने नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। जस्टिस बिना सोचे समझे नहीं होता। अब आगे आते हैं कि भाई लेडी बाहर दौड़ी और जाके देखा नेवला मर चुका था। फिर कहां से बचेगा? निर्दोष भी था, ये भी उसे पता चल चुका है। इसमें करोलरी क्या होती है, हम करोलरी बेस्ड पैसेजेस डिस्कस करते समय भी समझेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा यहां से दो करोलरी निकलती है कि अब वो जो लेडी है वो कभी भी अपने बच्चे को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहेगी। अगर छोड़ के जाएगी तो किसी भरोसेमंद के साथ छोड़ के जाना चाहेगी। और सबसे पहली बात यह है कि अब उसे गिल्टी फील भी होगा। तो यहां से दो करोलरी निकली कि उसे गिल्टी फील होगा और वो आगे से बच्चे को कभी अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहेगी। नेवले के भरोसे छोड़ के गई थी, नेवला तो भरोसेमंद था ही। चलिए ठीक है। अब इसमें हम ये वाला एंगल क्या है जिनकी फोटो आपको यहाँ दिख रही है, चलिए हम आगे आते हैं। अब हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसके कुछ अजम्पशंस जो होते हैं हम उस पर आते हैं। बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बहुत सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। न्याय व्यवस्था के अजम्पशन क्या है? न्याय व्यवस्था ये अज्यूम करता है कि भाई दोषी नेवला ही है। और इस कहानी में हो सकता है ये नाग हो सकता है ये नागिन हो, हमें क्या पता। आप इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, ये नेवली भी तो हो सकती है भाई, मादा अर्थात नेवली बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, पर ये मादा भी तो हो सकती है। ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि अगर इस कहानी में ना जो अजम्पशन क्या कर लिया गया था कि नेवले ने ही मारा, जबकि पता चला कि नेवला तो बेचारा निर्दोष था, वो तो बच्चे को बचा रहा था और खुद को भी। और जो ये नाग या शायद नागिन ये जो थी, या ये बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। इन्फ्रेंस क्या था? इन्फ्रेंस ये था कि वो लेडी ने जब ये इन्फर कर लिया तब भी उसके बाद भी अब वो नेवला मरा हुआ पाया गया। अब जो नेवला मरा हुआ पाया गया
तो भाई हो सकता है आगे जाकर ये करार दे दिया गया हो कि नेवले ने आत्महत्या कर ली, एक तरह से तो उसकी हत्या ही हुई थी। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि बच्चा मर गया होता, तो बेचारा नेवला खुद को इस न्याय व्यवस्था में निर्दोष कैसे साबित करता? अपनी मालकिन को खुश करने के लिए उसके पास 5 लाख रुपए भी तो नहीं होते ना, अगर मालकिन ने डिमांड किए होंगे तो। और करोलरी क्या है? करोलरी ये है कि ये जानते हुए भी कि शायद वो नागिन मारने आई थी, बच्चे को नागिन के भरोसे ही छोड़ा जाएगा। या हो सकता है जो मादा नेवली है उसके भरोसे, मतलब मुद्दे की बात है, हमें केस टू केस बेस पे देखना रहेगा, ठीक है? हर केस को इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली देखना रहेगा। किसी भी केस के आधार पर हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। तो मेरी जुडिशियल सिस्टम से सिर्फ इतना ही कहना है, अरे नहीं, इनसे नहीं, ये तो गलती हो गई, मतलब जो भी थे उनसे, जो जुडिशरी के लोग हैं उनसे इतना ही कहना है, हमें कुछ भी अज्यूम नहीं कर लेना है ना? कोई पर्सन निर्दोष भी हो सकता है, कोई नागिन कोई जो भी है वो दोषी भी हो सकती है, और जो निर्दोष है उसे सजा नहीं होनी चाहिए। तो न्याय व्यवस्था में तो कोई अच्छे ऐसे जज भी मौजूद है जो अपनी महिलाओं के लिए कुछ विशेष कार्यों किए होने के कारण उनको राज्य की सभाओं में सम्मान तक मिला हुआ है। तो जो भी अच्छे जजेस है, मेरा मानना है, जो सम्मान मिला नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन जो अच्छे और ईमानदार जजेस मानते हैं, मेरा मानना है उन्हें आगे आना चाहिए, इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और पहले से ही डे 1 से नेवले को दोषी मानना बंद कर दीजिए। नेवला निर्दोष भी हो सकता है, और नेवला 5 लाख नहीं दे सकता। चलिए, तो उस पर पूरी कहानी में मैसेज क्या था? अविचारी कार्य मा करो, बिना विचारे कार्य मत करो। नेवला आत्महत्या भी कर सकता है। चलिए, तो बिना देर किए हम हमारे आज के पैसेजेस स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये हमारा पैसेज है, उसको मेरी अप्रोच ये रहती है कि पहले मैं आपको पैसेजेस दिखाता हूं, और उन पैसेजेस को दिखाने के बाद में मैं आपको पैसेज पहले इंग्लिश में दिखाता हूं, फिर हिंदी में दिखाता हूं, फिर मैं आपसे कहता हूं कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको ये ऑप्शंस भी दिखाता हूं, देख लीजिए, ठीक है? तो आपने ऑप्शन भी देख लिया होगा। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूं, मैं अज्यूम कर ले रहा हूं, आई होप ये आपके फ्रेंड से तो आपने पढ़ा ही होगा, कुछ भी अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए ऐसे। मैं मान लेता हूं कि आप इसे पढ़ चुके हैं, और मैं इसे डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। इन सिंपल मैटर्स लाइक शू मेकिंग, we think only a specially trained person will serve our purpose। हम ये मान लेते हैं कि ऐसे सामान्य से जो काम है, जो जिसे जूता भी बनाना है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो स्पेशली ट्रेन्ड पर्सन है वो सर्व करेगा हमारे पर्पस को। अब एक्चुअली देखिए, ये पैसेज जो मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, पैसेज से डील कैसे करना उसको मैं पहले ही बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कौन कौन सी चीजों को हमको ध्यान रखना है। तो आपको पहले के मेरे पहला दूसरा वीडियो और दूसरे भी वीडियोस देख के आ जाइए, यूनिवर्सल रूल्स वाला और टेल वर्ड्स वाला। यहाँ पे मैं थोड़ा क्विकली डिस्कस करूंगा। देखिए, पैसेज का एक्चुअली टोन क्या है, अगर किसी को टोन समझ में आ गया है तो काफी कुछ समझ जाएगा। टोन ये है कि अगर जूता भी हमें बनाना होता है ना, तो हम चाहते हैं कि कोई स्पेशली ट्रेंड पर्सन उसको करे, किसी अरे गिरे नथु केरो को किसी पद पे नहीं बिठा देते हैं, है ना? अच्छे लोग भी हो सकते हैं, भ्रष्टाचारी भी आ सकते हैं, मतलब या नालायक लोग भी, कि जो जिनमें स्किल ना हो, तो हम किसी जैसे तैसे को बड़े पद पे नहीं बिठाना चाहते हैं। ये इस पैसेज का टोन है। अब पढ़ते हैं। अगर हमें जूता भी बनाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई स्पेशली ट्रेंड पर्सन काम करे, बट बोल के ऐसे मोमेंट पे जनरली कुछ अपोजिट या नेगेटिव पॉइंट आने वाला होता है। इन पॉलिटिक्स वी प्रिज्यूम दैट, अर्थात हम पहले से मान लेते हैं, एवरीवन हु नोस हाउ टू गेट वोट्स नोस हाउ टू एडमिनिस्टर अ स्टेट। हम ये मान लेते हैं कि कोई, जैसे कि पॉपुलर पर्सनालिटी, कई बार आप देखते होंगे कि हीरो हीरोइन तक आ जाते हैं, आ सकते हैं राजनीति में, अच्छी बात है, आपका अधिकार है। और कई जो पॉपुलर फेसेस होते हैं, कोई क्रिकेटर है, कोई जिसने किसी अपने क्षेत्र में कुछ काम किया है, या वो पॉपुलर पर्सनालिटी है, तो उनको उठाकर ले आते हैं संसद में, उनका कोई योगदान रहता है तो अच्छी बात है, नहीं भी रहता तो भी, या फिर ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया भाई, ये तो मैं सिर्फ
उसमें क्यों जा रहा हूँ पॉपुलैरिटी में, पॉपुलैरिटी में एक्टर एक्ट्रेस में क्यों जा रहा हूँ, वहां तो जाना चाहिए। उसके अलावा भी सोच लीजिए ना कि कई सारे जो जन नेता होते हैं जो आंदोलन से निकल कर आए हो या मैं कहूंगा कि किसी भी तरह से वो पॉपुलर हो चुके हैं, तो उनको जब लाया गया है, जो जानते हैं कि किस कौन से मुद्दे उठाकर वोट पाना, और जब उनको उन मुद्दों के आधार पर वोट मिल जाते हैं, तो उसके बाद में क्या हम ये मान सकते हैं कि वो राज्य भी अच्छे से चलाएंगे? क्या हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं? नहीं। लेकिन इसी बारे में पैसे डिस्कस कर रहा है। जब हम इल होते हैं, बीमार बीमार, हम चाहते हैं कि जो ट्रेंड फिजिशियन है, फिजिशियन भी कैसा ट्रेंड, वो जिसकी डिग्री एक गारंटी है कि भाई वो उसके लिए प्रिपेयर्ड है, भाई उसके पास जाते हैं। हम हैंडसम फिजिशियन के बारे में नहीं सोचते। वी डो नॉट आस्क फॉर बहुत सुंदर दिखना चाहिए, पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली, ये क्या इलाज करेगा। हम शक्ल नहीं देखते। अरे कोई पर्सन बेहोश पड़ा हुआ है, उसे शक्ल का क्या पता, उसके फैमिली मेंबर्स लेके वहीं जाते हैं ना, कभी जो अच्छे से ट्रीटमेंट करेगा। बात यह है कि द मोस्ट इलोक्वेंट वन, अगेन कि जो बोलने में बहुत अच्छा हो। अरे कड़वे से कड़वा बोलने वाला डॉक्टर है जिसको बातचीत करने की भी इतनी समझ ना हो, अगर वो ट्रीटमेंट अच्छा करना चाहता है, आप उसके पास जाने को तैयार हो जाएंगे, भाई डॉक्टर साहब मुझे ट्रीट कर दो, ठीक है। वेल देन व्हेन द होल स्टेट इज इल, जब यानी पूरा का पूरा राज्य बीमार है, क्यों हमें शुड वी नॉट लुक फॉर द सर्विस एंड गाइडेंस ऑफ द वाइसेस्ट एंड द बेस्ट? हमें क्या गाइडेंस नहीं चाहिए होगा ऐसे लोगों का कि जो वाइस हो और बेस्ट हो, जो स्टेट को आकर के बीमारू राज्य को, बीमारू देश को ठीक करेंगे? क्या हम ऐसा नहीं चाहेंगे? तो इसके संदर्भ में यहाँ पैसेज में बात हो रही है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हिंदी में भी, जिनको मैं कहता हूं कि आपको हिंदी में कंफर्टेबल, आप हिंदी में पढ़ लीजिए। उसके बाद हम आते हैं ऑप्शंस पे। Which of the following statements best reflects the message of the author of the passage? देखिए मैं यहाँ पे सीधा मैसेज की ओर ही देखता हूँ, तो मैंने आपको पूरा पढ़ के बता दिया है। एक्सक्यूज मी। अब देखिए चारों ऑप्शन को आप देखते हैं, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं हम। We assume that in a democracy any politician is qualified to administer a state। देखो सबसे पहली बात तो एनी, मैंने आपको समझाया था कि एनी, ओनली, ऑल एक्सेट्रा हो 99% केस में गलत होता है। यहाँ पे पैसेज क्या एनी को सपोर्ट कर रहा है, मैं फिर भी कहता हूँ कि 1% केस में आप देख लीजिए। पैसेज साफ कह रहा है कि हम ये मान लेते हैं कि जो ये जानते हैं कि वोट्स कैसे बटोरना, ठीक है, वो जो है ये क्वालिफाइड हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट करने को। हम ये अज्यूम कर लेते हैं, इसका जिक्र है, लेकिन एनी पॉलिटिशियन नहीं। हु नोज हाउ टू गेट वोट्स कैसे हम पाएंगे? तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि कुछ अपोजिट या रॉन्ग बोल रहा है, पैसेज एनी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। आगे आते हैं। एस वोटर्स सिलेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑप्शन डी, द एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियन टू एडमिनिस्ट्रेट स्टेट कैन नॉट बी क्वेश्चन। देखो पैसेज में इसका अपोजिट बोला जा रहा है। मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल रूल्स में अगर अपोजिट और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो, कि भाई पैसेज तो बोल रहा है कि हम ये मान लेते हैं कि भाई जो वोट्स लेना जानते हैं वो अच्छे से कर लेंगे भाई काम, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। पैसेज में तो साफ बोल दिया गया है कि उनकी एलिजिबिलिटी फिर भी क्वेश्चन की जा सकती है। अब आते हैं, जो कांटे की टक्कर है वो बी और सी में से है। अब क्लास में ज्यादातर जो बच्चे हैं मैंने देखा है पढ़ाते समय वो बी के साथ जाते हैं, वो ये मान लेते हैं कि बी सही है। चलिए ठीक है, बी को देख लेते हैं। पॉलिटिशियंस शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए पॉलिटिशियंस जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में से ट्रेंड हुए हैं, हमें उनको सिलेक्ट करना चाहिए। अब देखिए बात तो एडमिनिस्ट्रेशन की हो रही है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड हुए हैं हमें उनको सिलेक्ट कर लेना चाहिए उनका रोल्स के लिए, ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं। उस लॉजिक से देखिए तो भाई अगर मुझे कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसको सौंपना चाहूंगा? क्या किसी फाइनेंस के मैटर में किसी पर्सन ने अच्छा काम किया है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या हम उनको सौंपना चाहेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री, या सिर्फ जो ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन है? कोई लॉ मिनिस्ट्री आप किसको सौंपना चाहेंगे? किसी जज को, किसी लॉयर को, या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटर को? तो हो सकता है एक्सेप्शनल केस में आप किसी ऐसे पर्सन को भी लेना चाहे जो एडमिनिस्ट्रेशन से हो। बट ये तो एडमिनिस्ट्रेशन दे करके ना ये कुछ ऐसा हो गया कि इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया कि नॉट नेसेसरीली फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली ट्रेन्ड पर्सन विल डू, यानी कि स्पेशली ट्रेन्ड पर्सन से भी हमारा काम चल जाएगा, फिर चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या ना हो। लास्ट ऑप्शन, वी नीड टू डिवाइस अ मेथड ऑफ बेयरिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम ऑफिस। देखिए
एक्चुअली जो सी है ना वो भी मुझे कोई बहुत परफेक्ट ऑप्शन नहीं दिखता, लेकिन सारे एलिमिनेट करने के बाद ये तो दिखाई दे जाता है कि पैसेज में वो बोल रहा है ना कि जूता भी सिलवाना होता है ना तो हम किसी ट्रेंड पर्सन के पास जाते हैं। तो यानी कि जिसको कुछ आता जाता नहीं है या जो सिर्फ वोट के बटोर के सत्ता में आके आना जानते हैं और राज्य चलाना नहीं जानते, उनको बाहर का रास्ता दिखा दो। तो सिलेक्शन से भी ज्यादा हो सकता है कि पैसेज का कहना ये हो कि ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाओ। ठीक है, कई सारे ऑफिसर्स को भी रिजाइन कराया जाता है उस लॉजिक से। तो आई होप कई सारे ऐसे जो नेताओं को भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, पैसेज शायद ये कहना चाहता होगा। आई होप ये जो ऑफिसर्स होंगे या कौन होंगे वो पेपर ये बनाते होंगे, यानी मुझे नहीं पता। चलिए ठीक है, तो ये आंसर था ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम नेक्स्ट पैसेज हमारा देखते हैं। देखिए मैसेज बेस्ड पैसेजेस जो हैं उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो शुरुआत में मैंने जो डिस्कस किया केस, जिसमें अतुल सुभाष जी वाला एग्जाम्पल भी दिया गया। मुद्दे की बात यह है, मैं उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में भी जा सकता था बट इंटेंशनली मैं गया नहीं। तो उसमें दो एडिशनल पॉइंट्स जो उनसे जुड़े नहीं है, अब अलग बात कर रहा हूँ। जो मैसेज बेस्ड पैसेजेस में क्लास में समझाता हूँ तो उनको ये बताता हूँ कि मान लीजिए कि जीएम क्रॉप से जुड़ी बात हो रही है। ठीक है, तो जीएम क्रॉप्स जो है, अब मैसेज बेस्ड पैसेज से डील करने के तरीके में क्या होता है कि कोई एक ऑथर का पैसेज पढ़ रहे हैं। अब ऑथर का वो पैसेज पढ़ते समय वो जीएम क्रॉप्स की बुराइयां ही बुराइयां गिनाया जा रहा है, बुराइयां ही बुराइयां गिनाया जा रहा है। देखो जीएम क्रॉप्स यूज नहीं करते थे तो ऐसा था, जब से यूज करना शुरू किया ऐसा हो गया। तो अल्टीमेटली वो मैसेज क्या देना चाह रहा है? वो मैसेज देना चाह रहा है जीएम क्रॉप्स को बैन करो। ठीक है ना, तो भर भर के गालियां दे रहा, मतलब मैसेज ये देना चाह रहा है। ये एक एग्जांपल मेरा देना थोड़ा सा रह गया था तो मैंने आगे दे दिया। अब हम बात करते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस पैसेज को सबसे पहले तो पढ़िए। अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ लीजिए, और जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वीडियो को पॉज कीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए। अब मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूं, इंग्लिश में, हिंदी में। और मैं ये अज्यूम कर ले रहा हूं कि आपने ये पढ़ लिया है। आई होप आपने पढ़ा होगा, कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहिए वरना फिर जस्टिस की ऐसी की तैसी हो जाती है। अब मैं डिस्कस करना शुरू करूं तो उससे पहले मैं मान लेता हूं पढ़ चुके हैं। ठीक है, देयर आर रिपोर्ट्स, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स इसका मतलब सीधी सी बात है, कुछ स्टडी किया होगा उसके बाद ही तो रिपोर्ट दी जाती है। दैट सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स, अब ध्यान रखना कि सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स, अब याद रखिएगा कि कुछ एंटीबायोटिक्स का जिक्र कह रहा है, हो रहा है, सभी एंटीबायोटिक्स का नहीं। तो हमें यहाँ पे ये समझ जाना है कि अगर कहीं पे भी हमें ऑल द एंटीबायोटिक्स ऐसा कुछ दिख जाए तो हमें कॉशियस हो जाना है, हमें अलर्ट हो जाना है। कुछ एंटीबायोटिक्स फेड टू पोल्ट्री एंड अदर लाइव स्टॉक्स, जो पोल्ट्री है और अदर लाइव स्टॉक्स है, यानी कि जो दूसरे लाइव, एक होता है स्टॉक, एक होता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक आप समझते हैं, जो चलता फिरता, समझ गए होंगे। तो जो पोल्ट्री है और अदर लाइव स्टॉक्स हैं उसको जो है कुछ एंटीबायोटिक्स फीड की जा रही है एज ग्रोथ प्रमोटर्स। चलिए ये सबसे मेन चीज आ गई, कैसे ग्रोथ प्रमोटर। देखिए अब इतना तो आपको समझना आना चाहिए, ग्रोथ प्रमोट करने के लिए भी उनको जो लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री है, फिर जो लाइव स्टॉक एक्सेट्रा, उनको जल्दी ग्रोथ देने के लिए। क्यों चाहिए जल्दी ग्रोथ? जितना जल्दी ग्रोथ देंगे उतने जल्दी तो आगे, समझ गए? हाँ, ओवर यूजिंग दिस सब, मैं शाकाहारी हूँ, वेजिटेरियन हूँ मैं, ठीक है, वेजिटेरियन हूँ, सही में वेजिटेरियन हूँ। ओवर यूजिंग दीज सब्सटेंसेस कैन क्रिएट सुपर बग्स, मैंने कई सारे वीडियोस में बोला हुआ है, हाँ, कि मैं शाकाहारी हूँ। ओवर यूजिंग दीज सब्सटेंसेस कैन क्रिएट सुपर बग्स। अब देखिए सुपर बग्स जो है, आपने सुना होगा कि जो ऐसे, आपने सुना होगा कि एंटीबायोटिक्स वर्क करना बंद कर देती हैं सुपर बग्स पे, तो इसके चलते या तो डेथ हो सकती है इंसान की, या काफी लंबे समय के बाद जाकर वो बीमारी आपकी ठीक होगी। जो काफी कहते हैं ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आने लग जाती है उन बैक्टीरियास में, तो सुपर बग क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि उनको मारना इतना आसान नहीं है। कोई भी सुपरमैन, सुपर वुमन जो भी हो, उनसे उनकी शक्ति एक लेवल आगे की होती है, ऐसे ही यहाँ पर बात हो रही है सुपर बग, तो उसको मारना इतना आसान नहीं होगा। किस क्या बोल रहे हैं, देखो ओवर यूजिंग और सुपर बग्स को आप जोड़ दीजिए। ओवर यूजिंग जो है सुपर बग्स, देखिए मैं क्लास में हमेशा कहता हूँ कि क्लास में मैं पैसेज समझाते समय हमेशा स्लो जाऊंगा, ठीक है।
क्योंकि अगर मैं क्लास में सो जाऊंगा तो आप स्लो जाऊंगा, सो नहीं जाऊंगा, हाँ अगर मैं क्लास में स्लो जाऊंगा तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में फास्ट हो जाएंगे, और अगर क्लास में मैं फास्ट हो गया तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में स्लो हो जाओगे। मेरा पैसे से डील करने का तरीका यही है। तो ओवर यूजिंग क्या कर रहा है, सुपर बग्स, यानी अगर सही से यूज करो तो सुपर बग्स नहीं बनेंगे। इसका मैसेज तो मुझे अभी हाल मिल रहा है कुछ, बट ठीक है। पैथोजेंस दैट, ये पैथोजेन है, ये कवर हो गया। पैथोजेंस दैट आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग्स एंड कुड बी passed along humans, mindful of that some farming companies have stopped using the drugs to make chickens gain weight faster। अब देखिए बात कर रहे हैं कि जो पैथोजेंस है वो रेजिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग्स हो जा रहे हैं। आपने जैसे कि अब मल्टीपल ड्रग्स से रेजिस्टेंस हो जाने वाले टीबी के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन हम टीबी की बात नहीं कर रहे हैं। बात करेंगे जो मल्टीपल ड्रग्स जो है, कई सारी ड्रग्स जो है उसको लेकर वो रेजिस्टेंट हो जा रहे हैं। इसका मतलब वो ड्रग्स उन पे वर्क अब नहीं कर रही है। अगर आपको पैसेज सही से समझ आएगा बाकी चीजें आसान हो जाएगी, पैसेज गलत समझ आया सब ऊपर से जाएगा। कुड बी पास्ड अलोंग ह्यूमंस, यानी कि वो ह्यूमंस पे भी पास हो सकते हैं। माइंडफुल ऑफ दैट सम फार्मिंग कंपनीज, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो फार्मिंग कंपनीज है, सम नॉट ऑल, सम फार्मिंग कंपनीज हैव स्टॉप यूजिंग द ड्रग्स टू मेक चिकन्स गेन वेट फास्टर। तो जो चिकन जो होते थे उनको वेट ज्यादा जल्दी गेन कराने के लिए भाई उनके ऊपर उनको दवाइयां दी जाती थी, तो उसको स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि अल्टीमेटली उनसे वो जो सुपर बग्स हैं या पैथोजेंस जो है वो ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकते हैं इस डर से। ठीक है, तो सिंस डेनमार्क बैंड एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स, यानी देखिए डेनमार्क ने एंटीबायोटिक के जो मतलब ग्रोथ प्रमोटर्स है 1990 से बैन कर दी। तो मेजर पोर्क आपको पता होगा जो सुअर का मांस, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि पोर्क और बीफ पे बैन होने की बात होती है। तो ऐसे एक शाकाहारी के तौर पे तो मुझे लगता है कि एक वेजिटेरियन के तौर पे मुझे लगता है कि भाई ऐसे तो कई सारी चीज़ों पे होना चाहिए, सिर्फ पोर्क या मीट बीफ पे क्यों। बात हो रही है कि चलिए यहाँ पे बात हो रही है कि जो मेजर पोर्क एक्सपोर्टर कंट्री है डेनमार्क, वो मोर पिग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जब से उन्होंने एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स देना बंद किया। यानी कि उल्टा बोल रहा है कि तुम क्या ग्रोथ प्रमोटर दे रहे हो, डेनमार्क ने तो ग्रोथ प्रमोटर देना बंद कर दिया और देखो अब कितनी ग्रोथ बढ़े जा रही है। पिग्स ही पिग्स होंगे और फिर पैसा ही पैसा होगा, एंड द एनिमल्स गेट फ्यूअर डिसीजेस, और ऊपर से कम डिसीजेस भी हो रही है, तो जो ह्यूमंस है फिर उनको भी तकलीफ नहीं होगी। अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो ये खाते करते हैं, या एटलीस्ट एक बिजनेस मॉडल के तौर पर देखा जाए तो। चलिए अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। पैसेज हमको समझ में आ चुका है, और पैसेज में कही हुई बातों के देखिए अपोजिट क्या निकल कर आता है वो आपको आइडिया आ जाएगा, या क्या उसके समर्थन में जा रहा है, क्या मैसेज दिया जाना चाह रहा है या नहीं दिया जाना चाह रहा है, उसका आपको पूरा अभी आइडिया आ जाएगा। देखिए, पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल फार्मिंग। देखो पहला पॉइंट है इसका, क्या ये मैसेज है? मैसेज क्या, अगर ये मैसेज होता तो पिछले पैसेज में जो लास्ट की 2-3 लाइन है उसमें बोल रहे हैं डेनमार्क जो है जो पोर्क एक्सपोर्टर है वो बढ़ चुका है, उसका पिग्स प्रोडक्शन बढ़ चुका है, ठीक है, वो मैसेज दे रहा है। तो बैन करने की कहां बात करें, उल्टा साफ बता रहे हैं कि, और ऊपर से उनको डिसीजेस भी कम हो रही है। तो ऐसा तो कोई मैसेज पैसेज में है ही नहीं कि हमें अवॉइड करना कंज्यूमिंग, उल्टा कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर जो है उसके उपयोग से बचो। आगे आते हैं, फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विथ फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। वीगनिज्म जिंदाबाद हो गया ना, वीगनिज्म जिंदाबाद, वही बोल रहा है ना। पर क्या पैसेज में तो साफ कह रहा है ना भाई, फिर से अगेन मेरे हेल्प तो लास्ट वाली 2-3 लाइनें कर दे रही है कि डेनमार्क ने और पिग्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, एक्सपोर्ट और बढ़ गया जब से एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर बंद हुए। तो अगर ऐसा होता तो वो कहते हैं ना कि भाई मीट डेनमार्क में भी कुछ वर्क नहीं कर रहा है, हमने बहुत कोशिश कर ली, तो ऐसा मैसेज देने की कोशिश करते। और अगर मैसेज देने की कोशिश करते तो प्लांट ओरिजिन तक क्यों भाई, वेजिटेरियन जो हाँ चलिए वो प्लांट ओरिजिन हम कह सकते हैं, बट मिल्क प्रोडक्ट्स जो है एनिमल से जो मिल्क है, जो अदर प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, क्या उनको भी बैन की बात कर रही है? शायद कर सकती है, हाँ वो शायद कर सकती है। चलिए, बट मुद्दे की बात हो रही है कि भाई फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड। रिप्लेस की क्या बात करिए, डेनमार्क तो अच्छा काम कर रहा है उस पर।
तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, अब आपको कुछ तो आइडिया आ गया होगा कि शायद सी में कुछ होगा। एंटीबायोटिक्स शुड, नहीं 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 सॉरी, हाँ ऑप्शन सी, हाँ मैंने पढ़ा नहीं था पूरा। यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल्स शुड बी बैंड। देखिए, बैन करने की बात नहीं हो रही है एंटीबायोटिक्स को, क्योंकि सम एंटीबायोटिक्स जो ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर दिए जा रहे थे, अगर एनिमल्स में क्या हम ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर ही एनिमल्स को एंटीबायोटिक देते हैं, क्या किसी और कंटेक्स्ट में नहीं दे सकते? पैसेज उस पे साइलेंट है, और बात हो रही है सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स की, नॉट ऑल द एंटीबायोटिक्स। तो बैन करना एक एक्सट्रीम रीजन हो गया। अगर ऐसा होता कि ऑल द एंटीबायोटिक्स हैव फेल्ड या अच्छा नहीं कर रहे, तो फिर हम बैनिंग के बारे में सोचते। आगे, एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज्ड टू ट्रीट डिजीजेस। अब देखिए, एक चीज तो आ रही है ना कि ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि डेनमार्क ने नहीं किया, देखो कितना अच्छा हो गया। हाँ, लेकिन डिजीज ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। इस पे पैसेज साइलेंट है, या कह लीजिए एटलीस्ट अप्रूव तो कर रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का यूज डिसीज ट्रीट करने के लिए होता है। बट बच बचा के मेरे पास यही ऑप्शन बचा है जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, या कह लीजिए सबसे कम बुरा ऑप्शन है, तो मैंने डी को चुन लिया है। मैंने ये भी आपको समझाया यूनिवर्सल रूल्स में कि कई बार ऐसा होगा कि चूज बेस्ट, जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा आप उसको चुनेंगे, या जो सबसे कम बुरा ऑप्शन होगा आप उसको चुनेंगे, वो भी बेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए अब हमारे नेक्स्ट पैसेज की ओर आते हैं। ये पैसेज आप पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ लिया, अगर वीडियो को पॉज करके आप पढ़ ही सकते हैं। हिंदी में आप जो पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़िए। मैं बता चुका हूं कि कोई भी एक जॉन चुन लीजिए, डबल डबल नहीं पढ़ना है। अगर कहीं हिंदी में पढ़ रहे हैं और कुछ वर्ड समझ नहीं आया तो आपने इंग्लिश की ओर देखा, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं कोई वर्ड समझ नहीं आया आपने हिंदी की ओर देखा। डबल डबल नहीं पढ़ना है। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ, जरूरत पड़ने पे ही मैं हिंदी की ओर देखूंगा। और अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी की ओर, हिंदी में ही पढ़ रहे हैं, जरूरत पड़ने पे ही आप इंग्लिश की ओर देखेंगे। मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज, इसका जो ऑप्शंस हैं, चलिए मैं ये मान ले रहा हूं आपने पढ़ लिया और अब मुझे डिस्कस करना है। आर अर्बन बॉडीज कैन नॉट पॉसिबली इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन आर सिटीज अनलेस फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स आर पुट इन प्लेस। देखिए, मैंने तो ये पूरा पैसेज पढ़ा हुआ है, क्लास में भी कई बार स्टूडेंट के सामने डिस्कस किया हुआ है, तो मुझे तो आइडिया है कि एक्चुअली जो पहला पैर जो ये है ना, पहला जो सेंटेंस, इसको अगर मैं पहला पैराग्राफ भी गिन लूँ, अगर ये पैराग्राफ के फॉर्म में दिया होता तो उसी में मैं मान लेता कि मुझे मेरा आंसर तो मिल ही चुका है। आर अर्बन बॉडीज, हमारी जो शहरी निकाय हैं, शहरी बॉडीज जो हैं, पॉसिबली, कैन नॉट पॉसिबली, हाँ कैन नॉट पॉसिबली इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन आर सिटीज अनलेस फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स आर पुट इन प्लेस। देखिए, जो हमारी जो शहरी निकाय हैं वो सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर, एक होता है डिलीवरी ऑफ वाटर और एक होता है सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर। सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर का एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए आपके यहाँ पर एक दिन पानी आया, 2 दिन नहीं आया, तीसरे दिन आया, उसके बाद अगले 5 दिन नहीं आया, फिर उसके बाद जो है अगले 3 दिन कंटिन्यूअस आया, फिर अब कब आएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या ये सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर हुआ? सस्टेनेबल भले हो सकता है हफ्ते में 4 या 5 दिन दे रहे हो, मान लो हफ्ते में कोई 5 दिन उन्होंने फिक्स कर दिए, 2 दिन नहीं भी दे रहे हैं, तो भी आपको इतना पता रहेगा ना कि इन 5 दिनों में तो पानी आएगा। आप अपनी लाइफ को काफी प्लान कर सकते हैं। तो वो होता है सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर। ठीक है। दूसरा कि चलिए ये तो हुआ कि आपके घर तक आ रहा है, अब घर तक लाने के लिए क्या क्या करना है उसकी बात करें और बोले वो सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा अगर फाइनेंशियल मैकेनिज्म को पुट इन प्लेस नहीं किया गया। फाइनेंशियल मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? वो ये नहीं हो, वो जो करते हैं ना वो जो कोरियन ड्रामास में, वो नहीं, रोकड़ा, पैसा। फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो है हमें उसको करना रहेगा भाई, कि कुछ चार्जेस लगाने रहेंगे, ऐसा ही कुछ कह रहा है। आगे बढ़ते हैं।
वाटर डिलीवरी रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट। अब देखिए आगे तो उसने कहानी स्टार्ट कर दी, फिर भी मुझे आपको समझाना जरूरी है, अच्छी बात है समझाना। वाटर डिलीवरी रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट इन कलेक्टिंग इट फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। वाटर की जो डिलीवरी करनी है तो सबसे पहला क्या है, हमें हैवी इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना रहेगा किसमें, कि जो नेचुरल सोर्स से कलेक्ट करना है। अब आगे बोल रहे हैं ट्रीटिंग इट टू मेक इट पोर्टेबल, यानी पहले आपने नेचुरल सोर्स से कलेक्ट किया, फिर उसको ट्रीटमेंट देना है ताकि उसको पीने योग्य बनाया जा सके, एक पेय पदार्थ के तौर पर उसे आप ले सके। बाद में बोल रहे हैं कि एंड लेइंग अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ पाइप्स फॉर डिलीवरी ऑफ द टू द यूजर्स, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है पाइप्स का, भाई पानी आपने ले आए, पीने योग्य बना भी दिया, डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना रहेगा ना, जहां जहां पहुंचाना है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डालना रहेगा, ठीक है। और बात हो रही है कि भाई उसके बाद डिलीवरी भी हो गई, तो उसके बाद बोल रहे हैं इट ऑल्सो रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट द सीवर्स कैन कैरी द वेस्ट वाटर टू दीज प्लांट्स टू इंश्योर दैट नो अनट्रीटेड सीवेज इज डिस्चार्ज्ड बैक इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। अब देखिए मैंने तो पढ़ गया, आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। शुरुआत कहां से की थी, नेचुरल सोर्स से लाना रहेगा, उसको ट्रीटमेंट दे करके पीने योग्य बनाना रहेगा, पीने योग्य बना भी दिया तो उसको डिलीवर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डालने रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तुमने डाल दिया, उसके बाद लोगों के घर में पानी आ गया तो उस पानी को निकाल करने की भी तो व्यवस्था करनी रहेगी ना, जो आपके सीवेज सलेज एक्सेट्रा जो वाटर का जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट करके उस पानी को ट्रीटमेंट करना रहेगा अच्छे से। अगर तुमने उसको नहीं किया तो जो वो वेस्ट वाटर है अनट्रीटेड फॉर्म में उसको आपकी जो नेचुरल वाटर बॉडीज है, लेक्स है, रिवर्स है एक्सेट्रा, वेटलैंड्स, ना जाने कहाँ कहाँ, मतलब जहां जहां पे भी डिस्चार्ज पॉसिबल है उन सभी जगहों पर उसको कचरे को डाल दिया जाएगा। तो बात ये हो रही है कि भाई पानी का लाने से लेके निकालने तक, उसको निकाल करने तक प्रॉपर पूरे एक सिस्टम की बात हो रही है। अब आगे आया, शुरुआत कहां से की थी कि सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर सिर्फ तभी हो सकता है जब फाइनेंसिंग मैकेनिज्म पुट इन प्लेस किए जाए। इफ आवर सिटीज वर रिच इनफ टू मीट द एंटायर कोस्ट वाटर कुड बी डिलीवर्ड फ्री, दे आर नॉट। अगर हमारी सिटीज रिच इनफ होती, भाई बहुत ज्यादा पैसा होता कि वो इंटायर कोस्ट, इस पूरे प्रोसेस की लाने से लेकर निकालने तक की पूरी इंटायर कोस्ट को यदि वो बियर कर सकते होते तो हम फ्री में वाटर दे देते। दे आर नॉट, हमारी सिटीज रिच नहीं है, हमारी सिटीज के पास इतना पैसा नहीं है। मैसेज क्या दिया जा रहा है, क्लास में स्टूडेंट गड़बड़ कर जाते हैं, फिर मैं उनको एग्जांपल देता हूँ। कई बार मैं बोलता हूँ जैसे कि मान लो, अरे भाई मेरे पास पैसा होता तो मैं फ्री में दे देता, बहुत अमीर लगा पड़ा हूं ना मैं। तो सामने वाला मैसेज क्या देना चाह रहा है कि वो अमीर नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, वो फ्री में नहीं दे सकता, तुमको पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैसेज क्या दिया जा रहा है, अनलेस फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स आर पुट इन प्लेस दे आर नॉट रिच। ऑप्शन की ओर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ए को मैंने छोड़ दिया। अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट efficient इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सिटीज। पैसेज क्या कर रहा है, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं भाई, पैसा होना चाहिए ना, हम इनएफिशिएंट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। वाटर शॉर्टेज इन आवर सिटीज इज अ पेरेनियल प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व। ये तो कह रहे पैसा लाओ हम चांद से पानी ले आएंगे। वाटर शॉर्टेज जो है वो ऐसी पेरेनियल यानी पूरे 12 मासी, पूरे साल, आपने पेरेनियल रिवर सुना होगा कि जो पूरे साल चलने वाली प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व ही नहीं की जा सकती, वाटर शॉर्टेज। अरे वो कह रहे हम तो चांद से पानी ले आएंगे, है ना, तुम पैसा तो दो हमको, फाइनेंशियल मैकेनिज्म लाओ कि हम उन सोर्सेज से कलेक्ट करके ले आएंगे। इन व्यू ऑफ द वाटर क्राइसिस इन आवर सिटीज there is an urgent need to limit the population of cities by adopting an upper limit of population size। पैसेज में कहीं पे भी पॉपुलेशन पॉलिसी की बात नहीं हो रही कि भाई हमको इतनी अर्जेंसी है कि इतने से ज्यादा लोगों को तो शहर में एंटर ही मत होने दो। अरे भाई क्या मजाक चल रहा है।
अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कोस्ट थ्रू यूजर चार्जेस। बिल्कुल सही। अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनको कोस्ट रिकवर करनी है यूजर चार्जेस का उपयोग करते हुए, बिकॉज दे आर नॉट रिच until financial mechanisms are put in place, sustainable delivery of water cannot be ensured। तो बात मैसेज यही दिया जा रहा है कि यूजर चार्जेस लगाओ, ठीक है, उनके पास इतने पैसे नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप यहाँ तक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और वो नेवले वाली कहानी को फिर से याद कीजिएगा, और जो न्याय व्यवस्था में जो नेवले की मालकिन है उससे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अविचारी कार्य माँ करूँ, और चाहे नाग हो, नागिन हो, नेवला हो, नेवली हो, जिसका भी दोष हो ये प्रमाणित हो जाए, उसी के बाद उसे सजा दी जाए। और बस इतना ही। तो थैंक यू। मेरे चैनल को आपको लगता है कि मेरा काम सही लगा है आपको, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इस बात को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए कि अविचारी कार्य माँ करूँ। थैंक यू।